वंस अगेन वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निधि चौधरी और आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4। और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो है एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हो सकते हैं, और हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट और फ्यूलरीन के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है और एलोट्रोप्स किसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म हैविंग द सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा अलग अलग फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक ये मॉलिक्यूल है मेरा, या ये एक एलिमेंट है, एक ये मेरा एलिमेंट है, तो ये अगर एग्जिस्ट कर सकता है इनटू 4 डिफरेंट फॉर्म्स, ये 4 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है जिनकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, लेकिन ये बने हुए किससे हैं? ये सिर्फ ए से, प्योर ए से बने हुए हैं। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो एलोट्रोपी दिखाता है। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोपी। और ये जो फॉर्म्स है ए बी सी डी, ये क्या है? ये कहलाएंगे एलोट्रोप्स ऑफ एलिमेंट ए। आई होप द टर्म एलोट्रोपी एंड एलोट्रोपी इज वेरी मच क्लियर टू यू। देखिए आगे देखिए, वेरियस एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट बॉन्डेड टू वन अनदर इन डिफरेंट मैनर, यानी कि अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उनमें बॉन्डिंग थोड़ी सी वैरी करती है। एग्जिबिटिंग आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इन फॉर्म्स की जो है, जैसे अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी आपस में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी वैरी करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक इनकी एक जैसी होती है। इनको कहा जाता है एलोट्रोप्स। सल्फर के कुछ एलोट्रोप्स होते हैं जिनको कहा जाता है रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, यानी कि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं ये प्योर सल्फर के ही बने हुए हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। इसी तरह आपने कार्बन के एलोट्रोप्स पहले पढ़े हुए हैं, जैसे डायमंड कार्बन का एलोट्रोप है, कोक, फ्यूलरीन, ग्रेफाइट, ये सब प्योर कार्बन के बने होते हैं और ये कार्बन के एलोट्रोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो है, जैसा अभी हमने कहा, एक कार्बन का एलोट्रोप होता है, यानी कि ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ है। दिस इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि ग्रेफाइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज सी, नेम ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है? ग्रेफाइट। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला है सी, यानी कार्बन, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम। हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाई जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया ग्रेफाइट का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बन एटम है हमारा, कार्बन एटम कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिसमें कि एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3 बॉन्ड्स बना रहा है। और जो एक हमारा p ऑर्बिटल है ये कैसा है? इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है। आप यहां देखिए किस तरीके से हम कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखी जाती है? 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम समझते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इस फिगर से क्या दिखाया जा रहा है। तो देखिए, ये अगर हम बात करते हैं इसके ग्राउंड स्टेट की, कार्बन के ग्राउंड स्टेट की, तो यहाँ 2s के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में हमारे पास अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है? कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ चला जाता है? ये जंप करके p के थर्ड p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक्साइटेड स्टेट जो है वो किस तरीके से नजर आएगी? ये हमारा 2s है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया है और 2p में हमारे पास
तीनों सब ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 3 ऑर्बिटल्स जो है, ये एक s और 2 p यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करते हैं और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 3 बॉन्ड्स बनाए। और एक p ऑर्बिटल जो है वो कैसे रह गया? वो रह गया हमारा विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिटल के पास क्या रह गया? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां आप देख सकते हैं कार्बन एटम है हमारा, ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है, ये हमारा p ऑर्बिटल है जिसमें कि हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है वो क्या है? एलोट्रोप है कार्बन एटम का। ये बना हुआ है सिर्फ प्योर कार्बन से। हर कार्बन एटम कैसा है? इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 6 such carbon atoms join with the covalent bond to form hexagons। अभी तक हमने पढ़ा कि ग्रेफाइट कार्बन एटम्स का बना है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ऐसे 6 कार्बन एटम्स ज्वाइन करके आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या बनाते हैं? हेक्सेन बनाते हैं, यानी 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। इन हेक्सागन्स, हेक्सेन नहीं सॉरी, हेक्सागन, इन हेक्सागन्स ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हर ये 6 कार्बन एटम्स हैं हमारे हेक्सागन में, और हर एक कार्बन एटम आगे कितने बॉन्ड्स बनाता है? 3 बॉन्ड्स बनाता है। हर एक कार्बन एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, जो कि मूव कर सकता है लेयर के बीच में, लेयर के अंदर। तो ये जो हेक्सागन्स है, ये हेक्सागन हमारे कैसे होते हैं? ये हेक्सागन आपस में कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ हमने सिर्फ एक हेक्सागन बना के दिखाया है, इसी तरीके के बहुत सारे हेक्सागन्स आपस में ज्वाइन रहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आता है। और ये जो कंप्लीट हमने बहुत सारे हेक्सागन्स ज्वाइन करे हैं, इसको हम कहते हैं कि ये एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया है, एक शीट का फॉर्मेशन हो गया है, और इस शीट को कहा जाता है ग्रेफीन। यहां आप देख भी सकते हैं, अगर मैं बात करूं इस कार्बन एटम की, तो आप देखिए 1 2 3, ये कार्बन एटम 3 बॉन्ड्स बना रहा है। इसी तरीके से ये कार्बन एटम देखिए 1 2 एंड 3, दिस कार्बन एटम अगेन 1 2 एंड 3। तो हर कार्बन एटम यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? हर कार्बन के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये जो p इलेक्ट्रॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा होता है? p ऑर्बिटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ये इस लेयर के अंदर मूव कर सकता है। Various hexagons join together to form a plane or sheet called graphene। इस पूरी शीट को क्या कहा जाता है? This entire sheet is known as graphene। Various sheets are arranged one above the other। तो इस तरीके की शीट्स जो हैं बहुत सारी इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं। और ये शीट्स के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है? ये किस तरीके से टिका हुआ है स्ट्रक्चर कि ये दोनों शीट्स आपस में जुड़ी हुई है। किसके थ्रू जुड़ी हुई हैं? वीक फोर्सेस के थ्रू जुड़ी हुई हैं, जिनको कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। डिस्टेंस जो है दो शीट्स के बीच में कितना है? 3.41 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। और इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो कैसा होता है? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर है। यहां पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट डायग्राम है हमारा ग्रेफाइट का। देखिए ये कार्बन एटम्स है हेक्सागन के अंदर। एक हेक्सागन की अगर हम बात करें, ये एक हेक्सागन है हमारा, 6 कार्बन एटम्स जुड़ के हेक्सागन बनाते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं किससे? ये कोवेलेंट बॉन्ड से। ये देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और इस तरीके से बहुत सारे हेक्सागन्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? एक शीट बनाते हैं। और इस शीट को हम क्या कह सकते हैं? इस शीट को कहते हैं ग्रेफीन। दिस इज नोन एज ग्रेफीन। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 0.14 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं 1.4 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से आप देखिए ये पहली शीट है ग्राफीन की, ये दूसरी शीट है, ये तीसरी शीट है। और अलग अलग शीट्स के बीच में जो ये डॉटेड लाइंस हमने शो कर रखी हैं, ये क्या है? ये हमारे वंडर वॉल फोर्सेस हैं या वंडर वॉल बॉन्ड्स हैं।
और दो ग्रेफीन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? दो ग्रेफीन्स के बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ये दिखने में कैसा होता है? ये ग्रेश ब्लैक कलर का सॉलिड होता है जो कि ग्रीसी है, यानी कि बहुत चिकना होता है। आप देखते हैं पेंसिल की जो लेड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो ब्लैकिश दिखती हैं, ग्रेश ब्लैक दिखती हैं और बहुत ही सोपी टेक्सचर उनका होता है, क्लेई टेक्सचर होता है। इनका मेटालिक लस्टर है। मेटालिक लस्टर का मतलब इनमें चमक होती है मेटल्स के जैसी। एंड इज ओपेक टू लाइट, यानी लाइट को ये लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक है, लाइट इनके थ्रू आर पार नहीं जा सकती। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनके बॉन्ड्स कैसे हैं? कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और ये टूटने में काफी टाइम लगता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। स्लिपरी नेचर है और लेयर्स जो हैं वो कैसी होती हैं? जैसे हमने कहा था इस तरीके से लेयर्स हैं, अटैच्ड हैं एक दूसरे से वंडरवॉल्स फोर्सेस से, लेकिन ये लेयर्स कैसे हैं? इस तरीके से आपस में इस तरीके से स्लाइड कर सकती हैं। ठीक है, स्लाइड क्यों कर सकती हैं? क्योंकि इनका अटैचमेंट जो है एक दूसरे से वो वीक फोर्सेस से है, वंडरवॉल्स फोर्सेस से है। इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा है? कम है, बहुत लो है। वैक्यूम कंडीशंस में भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इनइफेक्टिव रहता है, स्ट्रक्चर जैसे का तैसा ही रहेगा, खराब नहीं होता। थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल है। हमने अभी पढ़ा था कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है। डायमंड से भी ज्यादा स्टेबल है ये थर्मोडायनेमिकली। ग्रेफाइट हमारा दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा फॉर्म में। अल्फा और बीटा फॉर्म में सिर्फ इतना अंतर है कि अगर हम देखते हैं इस तरीके से, ये मेरी पहली ग्रेफीन की लेयर है, ये दूसरी ग्रेफीन की लेयर है और ये चौथी, ये पांचवी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से लेयर्स जो हैं ये रिपीट कर रही हैं। एवरी थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दी फर्स्ट वन। ये है हमारा अल्फा स्ट्रक्चर। और बीटा में क्या है? बीटा में हमारा ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, इसके बाद में ए आएगा, यानी कि एवरी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेयर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। ये हमारा बीटा फॉर्म है, ये हमारा अल्फा फॉर्म है। In spite of being non-metal, graphite is a good conductor of electricity. हालांकि ये मेटल नहीं है, लेकिन इसमें मेटल जैसी चमक है, मेटेलिक लस्टर है और साथ में ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी हैं, जो कि प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल्स की है। Because of the presence of free electron in pz orbital of each carbon. क्यों है ये अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के? क्योंकि अभी हमने देखा था हर कार्बन एटम के पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। डेंसिटी इसकी होती है ग्रेफाइट की 1.25 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि ग्रेफाइट को हम ल्यूब्रिकेंट की तरह से यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करते हैं ल्यूब्रिकेंट की तरह से? यहाँ पे आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एकेटिव के अंदर, व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। तो ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? जो कि दो लेयर्स को आपस में अच्छी तरह से स्लाइड करने में या मूव करने में हेल्प करता है, राइट? तो ल्यूब्रिकेंट की तरह से हम इसको क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि इसकी जो लेयर्स हैं वो आपस में स्लाइड कर सकती हैं और वो वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस की बनी हुई हैं। तो इस वजह से इसको हम ल्यूब्रिकेंट की तरह से यूज किया जा सकता है। यूज्ड एज लुब्रिकेंट एज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर बिकॉज ऑफ द वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस। इसको हम पेंसिल लेड्स में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका नेचर जो है वो कैसा है? स्लिपरी है, पेपर के ऊपर ये फिसलती है। पेंसिल की जो पॉइंट होता है, जो लेड होती है, वो पेपर के ऊपर फिसलती है। इट कैन मूव स्मूथली, इट कैन बी रब्ड अगेंस्ट द पेपर। और जब हम इसको रब करते हैं तो क्या होता है? ये एक काला निशान छोड़ती है। इस वजह से हम इसको पेंसिल लेड्स में यूज करते हैं। ये सॉफ्ट है, स्लिपरी है। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स का क्या काम होता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करते हैं। क्योंकि हर कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम में आता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इससे हम क्रूसिबल बना सकते हैं। क्रूसिबल्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं
जिनमें कि जो केमिस्ट्री लैब्स में आप देख सकते हैं यूज किया जाता है, जिसमें हम कोई भी अपना कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस यूज रख के इसको हम हीट करते हैं, और इसमें कंपाउंड जो है वो मेल्ट हो जाएगा या उसमें जो भी रिएक्शंस होंगी, लेकिन ये जो क्रूसिबल है हमारी, ये विथस्टैंड कर सकती है, यानी बहुत हाई टेम्परेचर्स को सह सकती है बिना खराब हुए। तो क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए इसको क्रूसिबल बनाने के काम में लिया जाता है। इट इज यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर्स की तरह से यूज में लिया जाता है। मॉडरेटर क्या करता है, ये फ्री न्यूट्रॉन्स को, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, चेन रिएक्शन चलती है, और चेन रिएक्शन किसकी वजह से चलती है, न्यूट्रॉन्स की वजह से चलती है। अगर इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो हमारी चेन रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रिएक्शंस आगे नहीं हो पाएंगी। तो जो हमारे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हम ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं, और इसको हम मॉडरेटर की तरह से यूज करते हैं। लास्ट देखिए, इट इज यूज्ड एज कंडक्टिव इंक फॉर स्क्रीन प्रिंटिंग। जो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है उसमें इंक की फॉर्म में हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर ग्रेफाइट। नेक्स्ट एलोट्रोप जो है हमारे कार्बन का, उसका नाम है फ्यूलरीन। तो फ्यूलरीन इज हमारा, ये हमारा सेकेंड एलोट्रोप है। इट इज ऑल्सो नोन एज C60। अब देखिए, जब हम फ्यूलरीन्स कहते हैं तो फ्यूलरीन सिर्फ C60 नहीं है, फ्यूलरीन्स रिप्रेजेंट करता है एक एंटायर फैमिली ऑफ वेरियस कार्बन फॉर्म्स, जैसे कि C20, C60, C50, C32, C78। ये सब क्या है, ये मेंबर्स हैं फ्यूलरीन फैमिली के। ये सब मिलके एक फैमिली बनाते हैं जिसको कहा जाता है फ्यूलरीन्स। और C60 इस फैमिली का एक ऐसा मेंबर है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो C60 इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ फ्यूलरीन। यहां पे हम फ्यूलरीन के नाम से C60 को ही पढ़ेंगे। फ्यूलरीन दैट इज C60 वाज डिस्कवर्ड बाय क्रोटो एंड स्मॉली। क्रोटो और स्मॉली साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने फ्यूलरीन को डिस्कवर किया था। ये एक एलोट्रोप है कार्बन का, जिसको कि बकमिंस्टर फ्यूलरीन या बकी बॉल भी कहा जाता है। तो ये कार्बन का एक एलोट्रोप है, और इसका दूसरा नाम क्या है, बकमिंस्टर फ्यूलरीन या फिर बकी बॉल। बकी बॉल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सॉकर बॉल की रिजेंबल करता है। जो फुटबॉल होती है इसका स्ट्रक्चर काफी कुछ उससे रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको बकी बॉल भी कहा जाता है। फ्यूलरीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स कनेक्टेड बाय सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। तो इसमें क्या होता है, कार्बन एटम्स का ही ये बना हुआ है, और ये कार्बन एटम्स आपस में कैसे कनेक्टेड है, सिंगल और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। फ्यूलरीन्स अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। The canonical structure C60 has icosahedron symmetry। तो C60 जो है उसकी सिमेट्री या उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, आइकोसाहेड्रल। ये इसकी सिमेट्री का नाम है। और उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट की तरह से ही होता है। C60 सबसे स्टेबल और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला इस फ्यूलरीन फैमिली का मेंबर है। अब हम फ्यूलरीन यानी C60 के बारे में ही बात करेंगे। C60 को C60 क्यों कहते हैं, What does this 60 represent? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिससे ये फ्यूलरीन बना है। C60 का मतलब 60 कार्बन एटम्स जोड़ के ये फ्यूलरीन बना रहे हैं। अगर हम कहते हैं C30, इसका मतलब क्या हो, 30 कार्बन एटम्स जोड़ के एक फ्यूलरीन बना रहे हैं। तो C60 मतलब 60 कार्बन एटम्स का ये बना हुआ है। हर कार्बन एटम इसमें भी ग्रेफाइट की तरह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 3 बॉन्ड्स बनाता है हर कार्बन एटम, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम के पास रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर डिटेल में हम पढ़ चुके हैं ग्रेफाइट में, अपने इससे पहले वाले एलोट्रोप में। ये जो फ्यूलरीन है हमारा यानी C60, इसके अंदर क्या होते हैं, 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन्स होते हैं। पेंटागन मतलब 5 मेंबर्ड रिंग, इस तरीके से ये हमारा पेंटागन है। और हेक्सागन क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग, ये हमारा हेक्सागन है। दिस इज पेंटागन। और ये कैसा है, ये है हमारा हेक्सागन।
तो इसमें 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं। कोई भी दो पेंटागन आपस में टच नहीं करते, यानी एडजेसेंट नहीं होते, और हर पेंटागन जो है वो सराउंडेड होता है हेक्सागन से। यानी ये जो पेंटागन हमने बनाया है इसकी पांचों साइड, 1 2 3 4 5, पांचों तरफ हेक्सागन्स इसके साथ में अटैच्ड होंगे। डायमीटर कितना है इसका? 7 एंगस्ट्रॉम है। ज्योमेट्री इसकी कैसी होती है? ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन, और एक और नाम है इसकी ज्योमेट्री का, उसको कहा जाता है जियोडेसिक डोम। दीज आर दी सिमेट्रीज और ज्योमेट्रीज ऑफ फ्यूलरीन। याद रखिएगा, अभी AKTU में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आप कार्बन के ऐसे एलोट्रोप को डिस्कस कीजिए जिसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लिए जाते हैं। आपको ये ज्योमेट्रीज अगर याद है, नाम याद है, तो आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूलरीन के बारे में पूछा गया है। फ्यूलरीन के अंदर 30 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, 60 वर्टिसेस होते हैं और 32 फेसेस होते हैं। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? जॉइंट्स, जहां पे कि जैसे ये वर्टिसेस है, और फेस क्या है? ये कंप्लीट एक ये फेस है। तो इस तरीके से हमारे 32 फेसेस होते हैं और 62 वर्टिसेस होते हैं। ये वर्टिसेस हैं, दीज आर वर्टिसेस। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.45 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ है 1.4 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे नहीं है, दिस इज 1.45। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.38 एंगस्ट्रॉम। हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और 0 डायमेंशनल है। बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है, एक पेन की टिप से भी आप कह सकते हैं छोटा होता है। इट हैज अ टेंडेंसी टू अवॉइड डबल बॉन्ड्स इन पेंटागन रिंग्स। जो इसकी पेंटागन्स है, पेंटागन रिंग्स है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक पेंटागन है, तो इसमें आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। पेंटागन्स में डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते। डबल बॉन्ड्स कहाँ पाए जाएंगे? सिर्फ हेक्सागन्स के अंदर। फ्यूलरीन का स्ट्रक्चर कैसा है? फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर है और इसकी डेंसिटी होती है 1.65 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फुटबॉल को रिजेंबल करता है, सॉकर बॉल को रिजेंबल करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बकी बॉल। और देखिए स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं ये एक पेंटागन है और ये पांचों साइड से हेक्सागन से सराउंडेड है। ये हेक्सागन है, दिस इज अगेन अ हेक्सागन, दिस इज हेक्सागन, ये सब हेक्सागन्स हैं। डबल बॉन्ड्स भी आप देख सकते हैं सिर्फ हेक्सागन्स में देखने को मिल रहे हैं, पेंटागन में आपको कोई डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा। दो पेंटागन साथ साथ नहीं होते, हर पेंटागन पांचों तरफ से हेक्सागन से सराउंडेड होता है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये एक पेंटागन है, ये हेक्सागन है, और ये हमारे क्या है? हर जॉइंट पे कार्बन एटम्स हैं। कार्बन एटम्स किससे जुड़े हुए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? ये स्ट्रक्चर देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? आप इसमें सिंपल बीच में एक हेक्सागन बनाइए, इस तरीके से मैंने ये एक हेक्सागन बनाया है। फिर इसको आप सराउंड करेंगे हर साइड से, सॉरी ये पेंटागन बनाया है, दिस इज पेंटागन, और इसको आप सराउंड करेंगे हर तरफ से एक हेक्सागन से। तो हेक्सागन के कितने साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, दिस इज हेक्सागन। ये देखिए इस तरीके से हम अपना पेंटागन को पांचों साइड से हेक्सागन से अटैच कर लेंगे। ये हमने हेक्सागन्स बना लिए हैं और इसको आप इस तरीके से एक सर्कल में बंद करके, आपको सिर्फ ये इस तरीके से जहां जहां भी आपको जॉइंट्स दिखते हैं इनको आप एक्सटेंड कर दीजिए। इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। बीच में एक पेंटागन बनाइए, पांचों साइड हेक्सागन्स को अटैच कर दीजिए और इसकी लेबलिंग कर सकते हैं। ये है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये हमारा पेंटागन है, ये हेक्सागन है। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं फ्यूलरीन का। प्रिपरेशन देखिए, फ्यूलरीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।
ये फ्यूलरीन जो है ये ग्रेफाइट की रॉड से प्रिपेयर की जा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 ग्रेफाइट की रॉड्स हैं, इनको इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब कि हमारी इनर्ट गैस यहाँ पे हम भर के रखते हैं। तो फ्यूलरीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय आर्क डिस्चार्ज मेथड। ग्रेफाइट रॉड्स होती हैं हमारी जो कि बैटरी से कनेक्टेड हैं, और इनको हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी ग्रेफाइट रॉड्स हैं ये वेपोराइज होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, इन दिस द ग्रेफाइट रॉड्स आर वेपोराइज्ड इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम गैस। एक इनर्ट गैस हम इसमें भर के रखते हैं। ग्रेफाइट रॉड्स इवेपोरेट टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ फ्यूलरीन्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रेफाइट रॉड्स जो है ये इवेपोरेट हो रही हैं। इवेपोरेट होके ये बना क्या रही हैं, ये बना रही हैं, ये हमारा फ्यूलरीन्स का मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ फ्यूलरीन्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ C60 नहीं बन रहा है, ये मिक्सचर बन रहा है। यहाँ पे C30, C70 जितने भी और मेंबर्स हमने पढ़ा था वो सब इसमें फ्यूलरीन्स में प्रेजेंट हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ C60 चाहिए। तो इस मिक्सचर से C60 को हम आइसोलेट कर सकते हैं। कैसे? कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। एक टेक्निक है जिससे हम आइसोलेट कर सकते हैं इसमें से C60। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी प्रिपरेशन को। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये हमने ग्रेफाइट रॉड्स ली हैं जो कि इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखी गई हैं, यानी कि हमने हीलियम गैस को यूज किया है। कितना हमारा प्रेशर है, 0.05 से 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर कम रखते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, जिसकी वजह से क्या होगा, रॉड्स इवेपोरेट होना शुरू हो जाती हैं और क्या देती हैं, फ्यूलरीन सूट। सूट का मतलब क्या होता है, राख। तो फ्यूलरीन का मिक्सचर मिलता है राख की फॉर्म में। कैसा होता है, ये बहुत ही हल्का होता है, फ्लफी होता है, और इसमें क्या होता है 5 से 15% फ्यूलरीन्स होती है। फ्यूलरीन्स को हम क्या करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा सब्लिमेशन के थ्रू हम इसको प्योरीफाई करते हैं। यहाँ पे अगेन हमें एक्सट्रैक्ट करके क्या मिला, फ्यूलरीन का मिक्सचर मिला, और इसमें से हम C60 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूलरीन्स में देखिए कैसा होता है, ये दिखने में मस्टर्ड कलर का होता है। मस्टर्ड कलर यही होता है जो ये कलर आपको यहाँ नजर आ रहा है, मस्टर्ड कलर का सॉलिड है, और अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं बेंजीन में तो ये मजेंटा कलर का सॉल्यूशन देता है। मजेंटा, ये कलर जो है ये मजेंटा कलर है। कैसा होता है, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आपने देखा भी था वहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट थे। तो डबल बॉन्ड्स जहां भी प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन में है, वहां पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकी डोपिंग कर दें, डोपिंग यानी इनमें कोई हम इम्प्योरिटी ऐड कर दें, तो एल्कली मेटल्स के साथ में अगर हम इनको डोप कर सकते हैं तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं कंडक्टर या सुपर कंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो इनको हम डोप करते हैं टू कन्वर्ट देम इनटू कंडक्टर। पोर एरोमेटिक नेचर है और बहुत ही मजबूत और थर्मली स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह से एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ग्रेफाइट और डायमंड में देखने को नहीं मिलता। क्या मतलब है इस लाइन का, हम कह रहे हैं C60, यहाँ पे हमने बता दिया कि 60 कार्बन एटम्स हैं जो पूरा एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जबकि ग्रेफाइट में आपने देखा था वहां हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया था, वहां बहुत सारी लेयर्स थी, बहुत सारे कार्बन एटम्स थे। वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की तरह से प्रेजेंट नहीं होता, एक अलग आइसोलेटेड मॉलिक्यूल नहीं होता। Pentagon of a fullerene are more strained than the hexagon, so at high temperature fullerene molecule break at pentagon side। आपने देखा हेक्सागन्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं, रेजोनेंस में होते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं, यानी वो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है। जबकि पेंटागन में हमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहे थे, तो पेंटागन ज्यादा स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और अगर ये मॉलिक्यूल टूटता भी है तो कहाँ से टूटता है, ब्रेकिंग साइड क्या होती है, पेंटागन साइड्स। It is possible to trap some ions inside the fullerene cage or attach some functional molecules to fullerene from outside। तो इस फ्यूलरीन की केज में, केज यानी पिंजरा, ये एक पिंजरे के जैसा दिखता है, जैसे आप देखते हैं चिड़िया का पिंजरा होता है, उसमें आपको केज जो होता है वो उसमें आर पार दिखता है, उसमें जगह होती है दिखने की, लेकिन उसमें रॉड्स लगी होती हैं। तो इसी तरीके से फ्यूलरीन का स्ट्रक्चर है। फ्यूलरीन का स्ट्रक्चर जो है वो अंदर से हॉलो होता है,
और इसमें हम अंदर ट्रैप कर सकते हैं अपने मॉलिक्यूल्स को, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को, जिससे इसकी प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती हैं। इट कैन बी कंप्रेस टू लूज 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है पिंग पोंग बॉल्स होती हैं, जो बॉल हम लेके उसको हाथ में ऐसे दबा के कंप्रेस कर सकते हैं, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए। ठीक उसी तरीके से ये फ्यूलरीन्स जो हैं इनको कंप्रेस किया जा सकता है, और ये अपनी 30% ऑफ वॉल्यूम को लूज कर देते हैं विदाउट डिस्ट्रॉइंग द कार्बन एज स्ट्रक्चर, यानी बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं होता। एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी? बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से इनको हेल्थ एंड पर्सनल केयर एरियाज में यूज किया जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो एज डिफाइंग चीज़ों में मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स में पाए जाते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन को स्लो करते हैं, उनको डिफेंड करते हैं। C60 शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटलिस्ट की तरह से हम इनको यूज करते हैं, ल्यूब्रिकेंट की तरह से भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से एक डॉट के जैसा, तो बॉल बियरिंग्स की फॉर्म में इनको यूज, आपने देखा भी होगा बॉल बियरिंग्स कैसी होती हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं इस तरीके से। तो ये ल्यूब्रिकेंट की तरह से यूज किया जा सकता है। ड्रग डिलीवरी एजेंट की तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि देखो आपने देखा था इनका स्ट्रक्चर, ड्रग डिलीवरी एजेंट की तरह से हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे ये इसकी एक केज है, बॉल है इस बॉल के अंदर हम यहाँ अपना ड्रग को कैप्सूल की तरह से रख सकते हैं। जैसे कैप्सूल का कवर होता है, उसके अंदर दवाई होती है, वो एक ड्रग डिलीवरिंग एजेंट की तरह से काम करता है। इसी तरीके से ये फ्यूलरीन जो है ये केज लाइक स्ट्रक्चर है, और इस केज के अंदर हम अपनी ड्रग को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। C60 डेरिवेटिव्स एक्ट एज पोटेंशियल इनहिबिटर्स टू HIV। जो HIV का वायरस होता है उसको ये इनहिबिट करते हैं, तो ये यूज किए जाते हैं एज पोटेंशियल इनहिबिटर्स टू HIV दैट कॉजेज एड्स। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स, ये आपने पहले भी देखा था कि इनको हम डोपिंग के थ्रू सुपर कंडक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ soft ferromagnets and these are also used in batteries as charge carriers। तो ये थे हमारे कुछ uses फ्यूलरीन्स के, और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है। तो आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा एलोट्रोपी क्या होती है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, और हमारे सिलेबस में कार्बन के 2 एलोट्रोप्स थे, ग्रेफाइट और फ्यूलरीन। ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट विल बी starting with the another topic in next lecture. Thank you for today.